नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने मार्केट पर अपना व्यू रखा था और थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन को बताया था। पिछले 3-4 महीने से अगर आप हमारे वीडियो देखें तो पहले तो कंटिन्यू हमने डेली बनाए, लेकिन फिर टाइम का अभाव के कारण हम वीकली एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। और पुराने वीडियो पर अगर आप जाएं और टाइमलाइन को निकाल कर देखें, डेट्स को निकाल कर देखें, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जब डॉलर इंडेक्स बढ़ना चालू हुआ था तो हमारा व्यू न्यूट्रल हो गया था बिल्कुल, कि यहाँ से मार्केट स्टेबल भी हो सकता है या फिर नीचे की तरफ जाएगा। थोड़ा नेगेटिव बायस लेकर भी हम चल रहे थे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है डेट का और इक्विटी के बीच का। आप इसको ऐसे नहीं, कई लोग देखते हैं ऐसा कि आज एफआईआई ने इतना बाय किया, आज एफआईआई ने इतना सेल कर दिया, डीआई बाय कर रहे हैं और डीआई ने सेल कर दिया। तो आप देखेंगे जब मार्केट गिर रहा था, जितना एफआईआई सेल कर रहे थे उतना ही डीआईआई बाय कर रहे थे। इवन कई दिनों में डीआईआई ने बाय ज़्यादा किया है। आप पूरे साल का डेटा भी निकाल कर देख लें तो वहाँ लगेगा कि डीआईआई ने बाय ज़्यादा किया है और एफआईआई ने सेल कम किया है। लेकिन इसके बावजूद भी, और साथ में आपको पता है कि रिटेलर्स तो खरीद ही रहे हैं, खरीदने का ही काम है उनका, बेचने का बहुत कम काम है। एसआईपी बंद होना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन एसआईपी स्टार्ट भी होती है। और नेट फरवरी के महीने में आया है कि वो एसआईपी बंद हो रही। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसका बाय सेल से नहीं, इसका संबंध है इम्पैक्ट से। आप किसी भी बाजार को एडजस्ट कैसे करते हैं। जब डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ तो वहाँ पे देखने को मिला कि डेट में पैसा जाने लगा है, रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। अगर मान लो डॉलर इंडेक्स 110 पे 11 पे चल रहा है तो डेट में सीधा पैसा जाएगा, वहाँ पे डेट में पैसा जाएगा तो इक्विटी से निकलेगा। साथ में एक फेवरेबल कंडीशन चाइना के साथ हो गई थी। चाइना का मार्केट काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू था और अंडर वैल्यू करंटली भी है, मतलब ऑन रिलेशन ऑफ इंडियन मार्केट। इंडिया के मार्केट के साथ में भी वो चल रहा है कि महंगा है और चाइना का मार्केट सस्ता है। चाइना के मार्केट सस्ते होने के कारण यहाँ से पैसा वहाँ गया, फिर यूएस में भी वापस जा रहा था, प्रोटेक्शनिज्म की नीति चल रही थी। तो ये सारे 3-4 फैक्टर मिलकर बाजार को नीचे ला रहे थे। आप हमारे वीडियो देख लेना कि वहाँ पे कॉशियस हम चल रहे थे। और ऐसा नहीं कि हम ही चल रहे हैं, दो तो व्यूज ही है मार्केट में, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये तीसरा व्यू बनता है कि स्टेबल रह सकता है, थोड़ा सा मार्केट में मतलब न्यूट्रल रह सकता है। तो ये 3 व्यूज ही रहते हैं। न्यूट्रल बहुत कम लोग लेकर चलते हैं, लेकिन पॉजिटिव बायस नेगेटिव बायस लोगों के अंदर में रहता है। लेकिन वो उनको उन बायसेस को जो है कि क्यों ऊपर जा सकता है, क्यों नीचे आ सकता है, उनको कुछ फैक्ट सपोर्ट करने चाहिए। और फैक्ट सपोर्ट करने में हो सकता है कि आज आपको लगे कि फैक्ट आज सपोर्ट करें, लेकिन मार्केट आज नहीं जाए तो थोड़े टाइम बाद वो उसको चेस करने की कोशिश करेगा। 103 पर डॉलर इंडेक्स आ गया। डॉलर इंडेक्स जैसे ही 103 पर आया एकदम से क्रैश हुआ 110 के आसपास से, तो वहाँ से रिकवरी जो है मार्केट ने तेज दिखा दी। पिछले हफ्ते की वीडियो को आप देख लीजिए, हमने वहाँ से पॉजिटिव व्यू रख के मार्केट के ऊपर कमेंटें दी थी कि ऊपर जा सकता है मार्केट और जाना चाहिए, क्योंकि 103 पर डॉलर इंडेक्स अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ है। बहुत दिनों पहले एक वीडियो में बात की थी कि कंटिन्यूस जब 2-3 दिन तक आपको हायर हाई हायर लो दिखने लग जाए तो मार्केट को फिर रिट्रेस होने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसा रिट्रेस सिर्फ उतना ही होता है जितना उसके टेक्निकल लेवल होते हैं, उसके ऊपर रिट्रेस होने, उसके नीचे तक जाने में कोई दूसरा फैक्टर, कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़ चाहिए, उसके अलावा और कोई उस मार्केट को गिरा नहीं सकता। तो मार्केट का अंडरटोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सारे इन्वेस्टर खुश हो गए हैं। मतलब 26,300 से मार्केट नीचे गिर जाता है, 22,000 पर आ जाता है, तो धीरे धीरे दुख का जो क्षण है वो धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन 22,000 से जैसे ही 23,000 पर मार्केट जाता है तो खुशी की लहर सब में दौड़ जाती है, जैसे सारा का सारा पोर्टफोलियो ग्रीन में आ गया है और रिटर्न 100% हो गए। हाँ, रिटर्न की एक बात करते हैं। रिटर्न में क्या होता है कि आपको टाइम लाइन के हिसाब से रिटर्न देखने को मिलते हैं। अगर आप इसी निफ्टी का चार्ट देखें और 1 महीने पहले अगर आप निफ्टी का चार्ट देख रहे थे तो 100% रिटर्न था, निफ्टी में 100% रिटर्न था। और जब आप 18 मार्च को निफ्टी का चार्ट देखें तो रिटर्न आ रहा था 160-170%। इसका हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि जो रिटर्न बनते हैं टाइम फ्रेम के हिसाब से बनते हैं। 18 मार्च को लो लगाया था मार्केट ने, 18 मार्च 2020 को मार्केट ने लो लगाया था, और फिर उसके बाद में मार्केट 2025 मार्च 18 मार्च को अगर हम देखेंगे तो इतना ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि बेस नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप एसआईपी करते रहिए। आप उसको जो आपकी कॉस्टिंग है, जो आप जमा कर रहे हैं, आप डाल रहे हैं पैसा, उसकी एवरेजिंग होती जाती है। लेकिन जब मार्केट पीक पर जाता है तो आपको बहुत सारा रिटर्न देखने को मिलता है, आपके पैसे की बहुत अच्छी वैल्यू देखने को मिलती है। लेकिन जब मार्केट वहाँ से क्रैश होता है तो ऊपर जो बढ़ा था, ऊपर वाला हिस्सा आपको परसेंटेज टर्म में ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता है, तो गिरने में भी वो ज़्यादा तेज़
दिखता है। अब मार्केट का हमारा व्यू अभी भी डॉलर इंडेक्स 103 से है, थोड़ा सा बढ़ा है 104। हो सकता है कि अगले अगले हफ्ते थोड़ा सा पॉज ले मार्केट और फिर डिसाइड करे कि अभी जाना कहाँ है, कैसा जाना है। इन्फ्लेशन की हम बात कर चुके हैं। एंटिसिपेशन बैंक निफ्टी का इतनी तेज भागना ये बताता है कि मार्केट में एंटिसिपेशन है कि तेज रेट कट होने वाले हैं, लेकिन आपको एक्चुअली में जो अंदाज़ा नहीं है कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से नीचे आई है। बाकी इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि कम हो रही है, मार्केट में इन्फ्लेशन है और डेटा में उतनी नहीं है, एक्चुअल में डेटा में उतनी नहीं है। तो डेटा में जब इन्फ्लेशन बन के आएगी, जुड़ेगी, कभी फ्यूचर में जुड़ेगी या फिर आपको इकोनॉमिक कंडीशंस में देखने को मिलेगा। अफोर्डेबिलिटी चीज़ों की लोगों को नहीं हो पा रही है, अभी भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी सैलरीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी सैलरी से जो खर्चे हैं, घरेलू खर्चे, वो नहीं निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आंकड़ों में थोड़ी बहुत इधर उधर ऊंच नीच हो रही है और ये गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। इसका डिस्कशन भी हम पहले कर चुके हैं कि गोल्ड प्राइसेस का इतनी तेज़ी से बढ़ना और इन्फ्लेशन का कम होना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट है। इस एडजस्टमेंट को पब्लिक को समझना चाहिए और एक्चुअल जो डेटा फिगर है उनसे डिमांड करनी चाहिए। 60-70 करोड़ लोग कुंभ में पहुंच जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 15% का इन्फ्लेशन आपका 3% पे आ जाता है। आप इस चीज़ को समझिए, किसी की बुराई करने वाली ऐसी कोई बात है नहीं इसमें, लेकिन हम तो सिर्फ जो फैक्ट है वो रख रहे हैं। इसको आप एक्स पर जाइए और कई लोगों ने इस बात को उठाया भी है कि एक्चुअल इन्फ्लेशन ज़्यादा है। हम अकेले बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल इन्फ्लेशन ज़्यादा है और जो डेटा में आ रहा है वो कम है। इसके परिणाम जो है कुछ समय बाद देखने को मिलेंगे। एक और डाउनटर्न जो है, इस साइक्लिक डाउनटर्न जिसे बोलते हैं, वो आ सकता है, क्योंकि आपने डेटा में तो दिखा दिया है कि इन्फ्लेशन नहीं है या कम है और इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं, लेकिन जब एक्चुअल में लोगों के पास खर्च करने को पैसा नहीं रहेगा तो आप सब इन्फ्लेशन के भरोसे में आपको जीडीपी को चढ़ाना है, स्टॉक मार्केट को चढ़ाना। स्टॉक मार्केट क्या करता है, एक दिन बाद इन्फ्लेशन से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको पाकिस्तान के मार्केट का। पाकिस्तान में जब इन्फ्लेशन बढ़ना तेज़ी से चालू हुआ था तो मार्केट एकदम से नीचे आया, अंडर परफॉर्म कर रहा था कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो। तो उसके बाद में जब वो वहाँ पे इन्फ्लेशन स्टेबल हो गई और डाउन होना चालू हुई, मार्केट रुका, तो पुरानी जो इन्फ्लेशन के कारण जो उनके रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई थी वो उसको मार्केट ने एडजस्ट कर दिया और एक ही साल में मार्केट ने 70% का रिटर्न दे दिया। तो 70% का रिटर्न जो मार्केट में आया पाकिस्तान के मार्केट में, वो इसलिए नहीं आया है कि कोई उन्होंने बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म कर दिया है या अपने पब्लिक को कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी समझा दी है या फिर उनका लाइफ स्टाइल बदल गया है और वो जो खेतों में वीडियो बनाकर घूमते रहते हैं छोटे छोटे सामान के चोरी का, और उनका मजाक बनता रहता है। अभी भी उनके ऐड देखेंगे तो मारुति 800 को 11 लाख 12 लाख, उनके 11 लाख 12 लाख उनका प्राइस है, उसमें बेच रहे होते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि वो बेच रहे हैं 11-12 लाख में पुरानी गाड़ियों को, वो भी मारुति 800, जिसको अब हमारे यहाँ पर तो शायद कोई सोचता भी नहीं है, जानता भी नहीं है। तो उस देश को आप 70-80% रिटर्न दे देते हैं। वो सिर्फ इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट है जो बाद में होता है। तो जनता वहाँ की खुश हो जाती है कि हमारा स्टॉक मार्केट चढ़ गया है। स्टॉक मार्केट चढ़ने से नहीं होता, लोगों की एक्चुअल में परचेसिंग पावर बढ़नी चाहिए। परचेसिंग पावर जब बढ़ेगी और उसके रिस्पेक्ट में अगर स्टॉक मार्केट चलेगा तो वो सही होता है। इन्फ्लेशन कुछ नहीं करती है, इन्फ्लेशन सिर्फ अमीर को अमीर बनाती है और गरीब को गरीब बना देती है। तो इन्फ्लेशन से फाइट सिर्फ डेटा में नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेशन से फाइट जो है एक्चुअल में ग्राउंड पर सरकार को करनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। मार्केट में भी एक डर बताया था, एक डर ये आ सकता है कि यूएस को डेट को रोल ओवर करना है। रोल ओवर करने के लिए हो सकता है कि मार्केट को नीचे लाया जाए और फिर सस्ते मार्केट जब नीचे आएगा तो डेट को रोल ओवर किया जाएगा, लेकिन फिर मार्केट बाद में अपने आप को एडजस्ट कर ही लेता है। अब पोजीशंस की थोड़ी बात करते हैं हम ऑप्शन के साइड में। अभी आप जब मार्केट नीचे था तो देख रहे थे कि जो कॉल्स के प्रीमियम है एट द मनी कॉल पे जाएंगे, अब लगभग डबल थे पुट ऑप्शन प्रीमियम के मुकाबले। तो पुट ऑप्शन प्रीमियम के ऑप्शन के प्राइसेस कम थे तो मार्केट ऊपर शूट अप हुआ। मार्केट इसलिए नहीं, कम होने के कारण नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गया, इकोनॉमिक रीजन के कारण मार्केट ऊपर गया। पुट के प्राइसेस जो ऑलरेडी कम थे उनमें उतना अंतर नहीं आया, लेकिन कॉल के जो डबल थे
वो थोड़े से और बढ़ गए हैं, लेकिन कॉल के प्रीमियम अभी भी कम नहीं हो रहे हैं, उतने बने हुए हैं। तो हो सकता है कि अभी जैसे ही मार्केट स्टेबल हो तो वोलेटिलिटी क्रैश होगी। वोलेटिलिटी ऑलरेडी क्रैश है, ऑप्शन के प्रीमियम जो हैं वो उतने क्रैश नहीं हुए हैं। हालांकि जो कैलकुलेशन होता है वो ऑप्शन के प्रीमियम के अकॉर्डिंग ही वोलेटिलिटी का कैलकुलेशन होता है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये होता है इंटरमीडिएट, जो इन बिटवीन वाली वोलेटिलिटी हो उसके कारण होता है। और जो विक्स चलता है वो 1 साल के डेटा के ऊपर चलता है। तो बीच में जैसे ही मार्केट कहीं रुकेगा तो ऑप्शन के प्रीमियम क्रैश होना चालू होंगे। अब देखते हैं कि अब नेक्स्ट वीक क्या होता है। नेक्स्ट वीक में व्यू न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड ही है, मार्केट एक पॉज ले सकता है। पिछले हफ्ते हमने एक्सपेक्टेशन हमारा नहीं था कि 1000 पॉइंट निफ्टी एकदम से रैली दे देगा, 4 दिन के अंदर ही 1000 पॉइंट से ज़्यादा चढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया। व्यू तो हमारा पॉजिटिव ही था। और यहाँ पे एक बात हमने कर ली टाइमिंग की बात ये होती है कि आप कब बोलते हैं और उस टाइम होता है कि नहीं तो ठीक है। जितने भी सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और ये कई लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, वो आपने बताते रहते हैं मार्केट ऐसा गिरेगा कि लोगों की चड्डी उतर जाएगी, पेंट उतर जाएगी, पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें करते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि उनने बोला 1 महीने पहले और मार्केट गिरा 1 महीने के बाद, तो फिर क्या मार्केट को कभी ना कभी तो मार्केट सीधी लाइन में तो जाता ही नहीं है, कभी ऊपर आता है कभी नीचे आता है। तो मार्केट अगर 1 महीने बाद करता तो बोलते हैं हाँ अभी पेंट उतर जाएगी, फिर बोलते हैं अभी तो मार्केट में और गिरावट बाकी है, गिरावट और होना है, लेकिन मार्केट 1000 पॉइंट चढ़ जाता है। तो जो बुल्स है उनमें खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो वो जो होते हैं वो, अब मान लो अगले महीने मार्केट फिर से गिर जाता है तो फिर वो आ जाएंगे जिन्होंने बोला था कि मार्केट गिरेगा तो सबकी पेंट उतर जाएगी। बोलेंगे हमने कहा था अब आपसे कि मार्केट पेंट उतर जाएगी। तो सिर्फ 2 व्यू हैं, 50-50% चांसेस है, उनमें ही आप अपने आप को बता देते हैं कि मैं एक्सपर्ट हूँ। ऐसे ही लोगों के जाल में, चंगुल में, उनकी लिंक से आप खाता खोल लेते हैं और उनके पास करोड़ों की गाड़ियाँ आ जाती हैं। आपने देखा ही होगा कैसे BMW, मर्सिडीज और इनमें घूम रहे हैं सिर्फ अपनी रेफरल इनकम की मदद से। ट्रेडिंग का अगर अकाउंट इनकी जाकर के आप चेक करेंगे तो सारे लॉस में मिलेंगे, कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं मिलेगा। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी इंटरमीडिएरी है। जैसे मैं बता देता हूँ कि हो सकता है पिछले साल किसी को बढ़िया अच्छा खासा फ़ायदा हो गया और इस साल लॉस में बैठा हो, लेकिन वो अपने फ़ायदे, पिछले साल के फ़ायदे को ही बताएगा, इस साल के नहीं। हो सकता है पिछले महीने उसको फ़ायदा हो गया हो, इस महीने उसको घाटा हो गया, तो वो अपने पिछले महीने के फ़ायदे को ही बताएगा। ऐसा ट्रेडिंग का सिस्टम है। ओवरऑल अगर आप शुरू से आखिरी तक निकालेंगे तो नेट ये लोग शायद, मैक्सिमम लोग शायद लॉस में ही नहीं मिलेंगे। और जो भी ये PMS और होल्डिंग वाले फंड या म्यूचुअल फंड ये चला रहे हैं, इनका भी एक टाइमलाइन का है जब ये बिल्कुल नीचे वाली उस म्यूचुअल फंड को दिखाएंगे जो नीचे बिल्कुल बाय किया था, ऊपर गया था। और ऑन एन एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 11-12% से ज़्यादा इनके रिटर्न नहीं दिखेंगे। CAGR 20-25 बहुत बड़ी बात हो जाती है। 15-20, 11-12% का अगर ये रिटर्न और आपको 1-2% की फीस ले करके ये दे रहे हैं तो कोई खास नहीं कर रहे हैं। इससे अच्छा इंडेक्स फंड में आप लगा दीजिए। तो एक फॉरएवर वाली थ्योरी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि आप अच्छी कंपनी में डालिए और छोड़ दीजिए डालकर। तो ऐसा हुआ नहीं। सौरभ मुखर्जी के साथ में आप शायद जानते ही होंगे, उन्होंने अपने आप को बताया कि इस स्ट्रेटजी में हम पहले सोचते थे कि काफ़ी पैसा बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉरएवर जैसी चीज़ कुछ नहीं होती है। फॉरएवर जब इंसान ही नहीं है तो फिर स्टॉक कैसे हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियां कैसे हो सकती हैं, और जो डोमिनेटिंग कंपनियां हैं किसी एक सेक्टर में वो कैसे हो सकती हैं। तो वो भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत लोगों के साथ होता रहता है। कोई कमेंट हो, आपका कोई सजेशन हो किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।